आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां 2027 यूपी चुनाव। लखनऊ में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा ने भरी हुंकार, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन का लिया संकल्प। में बात होगी क्योंकि मीडिया ने अभी अपने उत्तर दे रखे हैं। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए है, इसलिए कुछ लोग पीछे से जो बोल रहे थे आप लोगों से भी संवाद होगा और काम कराएंगे तो यहाँ की आवाज भी आप लग जाएंगे। देखिए 75 सालों में इस देश में क्या हो रहा है, जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर सारे कानून बन रहे हैं। इस जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर जो कानून बन रहे हैं उनको खत्म करने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का स्थापना हम लोग आज किया गया है, ने किया है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जातिवादी राजनीति और जात की जो कानून है कितने भयंकर हैं, इसको समझने की जरूरत है। और अगर इस कानून के द्वारा राजनीतिकों ने किया क्या, जात की राजनीति और जातिवादी कानून दोनों में एक साथ है। राजनीतिकों ने किया क्या, राजनीतिकों ने पहले समाज को अगड़े पिछड़े दलित में बांटा, फिर आरक्षित और अनारक्षित में बांटा, और अब यूजीसी के द्वारा वो लाके उन्होंने समाज में एक ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति पैदा कर दी कि अगर ये भयानक स्थिति ये इस हालात देश के देखिए एक जाति संघर्ष का रूप ले रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये जाति संघर्ष का रूप लेगा तो देश का क्या होगा। तो ये जाति संघर्ष है जो आ रहा है। अब हम लोगों के पूरे देश के सामने क्या विकल्प है कि तो हम जाति संघर्ष के साथ जाए या कोई नया विकल्प है। अगर जाति संघर्ष के साथ जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। तो इसलिए जाति संघर्ष के लिए को रोकने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की स्थापना की घोषणा आज हुई है। अब आप हम लोग करेंगे क्या, राष्ट्रीय विकल्प वाले जान लीजिए। अगर ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आएगा तो जैसे बहुत सारी बातें बता दी हैं और बहुत सी सारी बताई जाए, लेकिन अगर आप दो बातें हमसे पूछिए तो पहला ही है कि जातिवादी राजनीति खत्म करेंगे और न्यायवादी राजनीति की शुरुआत हम लोग करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कि सारे जातिवादी कानून को इस देश से खत्म करेंगे। जो जातिवादी कानून इस देश में हैं वो भी खत्म होंगे और भविष्य में कभी जातिवादी कानून नहीं बनेंगे। अब जातिवादी कानून जब नहीं बनेंगे तो सारी स्थितियां बिल्कुल देश में आप देखेंगे कि कैसे हो जाए रही हैं। आप ये बताइए कि मैं ये एक उदाहरण देता हूँ कि जातिवादी कानून का क्या असर हुआ। असर ये हुआ कि 75 सालों में ये लोगों ने बनाया। मैं तो समझता हूँ कि इस देश में दूरदर्शिता वाले राजनीतिक थे ही नहीं। एक तरह से मैं कहूँगा थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियन ने 75 साल से देश में अपने राज कर रहे हैं, और ये थर्ड ग्रेड के पॉलिटिशियन सोच ही नहीं सकते थे कि जात के अलावा, जातिवादी राजनीति के अलावा भी देश में इतना बढ़िया संविधान है, उस संविधान का प्रयोग करते हुए हम एक एक नागरिक को सारे संपन्न बना सकते हैं, उनके अधिकार दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं, लेकिन सोचा ही नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं थी उनके पास। हम ये सब करें और ये उसी संविधान के तहत, संविधान के तहत में ये जो अगड़े पिछड़े दलित, आरक्षित, अनारक्षित सब खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था देंगे। इस संविधान की व्यवस्था है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। तो क्या किसी एक जाति विशेष को तीनों मिलना चाहिए? हम तीनों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर नागरिक को देंगे, हर नागरिक को देंगे। ये नहीं कि हम जाति की विवेचना करें। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था देंगे हम लोग कि जो अभी तक नेताओं का, अफसरों का बोलबाला, हम जो भी व्यवस्था देंगे वो जनता के, जनता फर्स्ट, नागरिक फर्स्ट, सारी व्यवस्था सरकार की राजसत्ता की व्यवस्था होगी। उसमें ये होगा कि नेता फर्स्ट नहीं होगा, अधिकारी फर्स्ट नहीं होगा, जनता फर्स्ट। जहाँ भी आप दफ्तर में जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, व्यवस्थाओं में, वहाँ पहले बात देखी जाएगी कि पहली भूमिका सुनी जाएगी वो आम नागरिक को सुनी जाएगी, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी, आम खास नहीं, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सनातन परंपरा को भी जागृत करेंगे, क्योंकि सनातन परंपरा को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो लोगों का जो आचरण में ह्रास हो रहा है, जो लोगों का चरित्र में भी विकास नहीं हो रहा है, उसका भी हम विकास करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेके एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की आज शुरुआत हो गई। पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों से एक राजनीतिक मंच है, सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों को, संगठनों को जोड़ा गया है।
इस राजनीतिक मंच का विस्तार हम इस तरह करेंगे कि सभी स्थानों से चुनाव लड़ाएंगे लोग। उत्तर प्रदेश के 227 के चुनाव में ये मंच, ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कराएगा। हमारे प्रत्याशी क्या होंगे? जो वही प्रत्याशी हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों के हैं, जो मंच से जुड़ रहे हैं, इससे उन लोगों के प्रत्याशी होंगे। और कोशिश होगी कि एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी खड़ा हो, ताकि जब विकल्प में जो अपना वोट लोग जो देना चाहते हैं वो सिर्फ इसी मंच के द्वारा खड़ा किए हुए मोर्चा के द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशियों को दें। तो एक अच्छी एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इस शुरुआत को आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग का सहयोग मिलेगा तो ये देश को एक बहुत बड़ा संकट से हम लोग बाहर निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मोर्चा एक एक नागरिक तक है, एक एक नागरिक, ये सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ये हमारा मकसद ही नहीं है। और संविधान का भी मकसद है। क्या संविधान ने कहा कि जाति के आधार पर कानून बनेगा? क्या कहीं संविधान ने हमेशा कहा कि नागरिकों के लिए कानून बनेगा? और आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 में कहा गया कि सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये संविधान प्रदत्त है। कटोगे तो बटोगे, लेकिन राजनीति की जा रही है। तो नहीं के तो खिलाफ हम लोग आ रहे हैं ना। ऐसे ही राजनीति का अंत करें, निश्चित जान लीजिए ऐसे राजनीति का अंत हो जाए। इन्हीं राजनीति का अंत करना है। ऐसे लोग जो कटते बैठते हिंदू भी कहीं ना कहीं परेशान है कि हिंदू सनातन दोनों फर्क क्या है? एक परेशान होने कि हम हिंदू की जगह सनातन। ये आप तो उसकी भाषा बोल रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सीधे कर। भारतीय जनता पार्टी मतलब जुमले करती है, कभी हिंदू, कभी सनातन, कभी राष्ट्रपिता, ये सारी बात बोलते रहते हैं और करना कुछ नहीं है। हम लोग इन सारे चीजों का जवाब देंगे। ये देश नागरिकों का देश है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का देश है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया का जब देश रहेगा तो एक एक नागरिक, गांधी जी ने कहा था लास्ट पर्सन, जो सबसे गरीब आदमियों का, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, वहां तक हो। इन राजनीतिज्ञों ने एक बात समझा दिया कि इस देश में बिना जाति के और बिना जाति कानून से नागरिकों का उत्थान हो ही नहीं सकता, उनका विकास हो ही नहीं सकता। हम दिखा देंगे कि बिना जाति कानून के, बिना जाति राजनीति के इस देश से एक एक नागरिक का हम लोग विकास करेंगे। कोई नहीं बेबस, कौन नहीं बेबस? सारे लोग बेबस। न्यायपालिका बेबस है, प्रशासन बेबस है, पत्रकारिता बेबस है, किसान बेबस है, मजदूर बेबस है। महंगाई से सभी मरे जा रहा है और यहाँ तक तो ऐसी ऐसी किल्लतें आएंगी, आप देखते जाएगा। लेकिन उनको लोगों को जाति राजनीति से बांट के और नए नए मुद्दे ला के किसी पार्टी से नहीं। तो हमारा आपको नहीं, जनता का गठबंधन है। उषा जी अभी बता भी दिया आपको, ये तो हमारा खुद का अपना जनता। अच्छा एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ये विकल्प कोई हमने नहीं पैदा किया, ये हमारी सोच नहीं, हम लोग, ये जनता की सोच है कि अब इन लोगों को वोट नहीं देना। आप सभी पार्टियों को देखिए, कांग्रेस को देखिए, भाजपा को देखिए, सपा को देखिए, बसपा को देख लिए। अब इनको देना नहीं, आप एक विकल्प पैदा करिए। उसी विकल्प को लेकर जनता के आदेश पर हम लोग विकल्प पैदा करें। मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा जो अभियान है उस अभियान को अंतिम सांस तक करूंगा। मैं अपने अभियान को पूर्ण करूंगा। अगर इनको फंसे भी तो ये पूर्ण हो गई है। और सर आप कहाँ लिखा गया है कि कट ऑफ और गेट आउट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? SC एक्ट में कोई भी मुकदमा वैसे तो दर्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मंतव्य या इंटेंशन नहीं होता कि उसको इस कारण से वो गाली दे रहा है, इस कारण से मार रहा है, इस कारण से झगड़ा कर रहा है और इस कारण से उस महिला ने झटक किया। इस कारण, यही कारण है कि आज जनता ने विकल्प की मांग की और हम लोग, विकल्प हम नहीं है, जनता विकल्प है। ये जनता ही साबित करेगी, ये जनता ही उत्तर देगी कि अब विकल्प जनता का है। और वो जनता 2 मई तो बीजेपी गई,
तो वही को बीजेपी गई और बाकी संगठन तो है ना वो सर, जातिगत संघर्ष की बात कर रहे हैं सर, जातिगत संघर्ष की बात होती है। सबसे पहला आधार सबसे पहला आधार हमारा यही है कि आज अगर हमारे पास आप जैसे 10% है, मानते 1%, लेकिन हर 1% व्यक्ति ये चाहता है, जो इकलौता है बोलने के लिए है, वो भी ये चाहता है कि हमें किसी न किसी विकल्प की आवश्यकता है इस देश में, क्योंकि सारे विकल्प हमने आजमा चुके हैं और उस आजमाइश में हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। विगत 70 सालों से हमारा समाज वही का वही खड़ा हुआ है, नागरिक वही के वही खड़े हुए हैं, प्रतिभाओं का लगातार दमन हो रहा है और पलायन हो रहा है। तो इस देश को एक गति और एक प्रगति देने के उद्देश्य से, देश में समृद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से ये देश के समस्त नागरिकों ने ही जातिगत संघर्ष की बात की जाए, पहले से ही जातिगत संघर्ष होता आ रहा है, 75 साल पहले से होता आ रहा है, तब ये आवाज क्यों नहीं, और ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन जातिगत संघर्ष जो हो रहा था ना, उसकी सहनशीलता जनता ही भुगत रही। वो जनता के कारण ही आज ये विकल्प तैयार हुआ है। इस विकल्प का कोई ऐसा वो उद्देश्य नहीं है कि हमें किसी राज्य को, इस विकल्प का उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में, नागरिकों के हित में, इसमें आधार सिर्फ यही रहेगा हमारा कि जो जाति राजनीति के आधार पर गंदे कानून, काले कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का अंत हो, देश में सभी जातियों में हर नागरिक में एक समृद्धता की, समानता की स्थापना हो। आर्टिकल 21 के मुताबिक सब आनंदपूर्ण अपनी लाइफ जिए। साथ ही एक और चीज, ये आज युद्ध वर्णाश्रमियों का नहीं, धर्म का युद्ध है, धर्म के, और हमेशा हर युग में धर्म की ही विजय हुई है और आज भी धर्म की विजय होगी। इसलिए ये युद्ध आज से प्रारंभ हो गया है, आगे भविष्य में आप स्वयं तय करेंगे, सारे नागरिक अगर धर्म की बात होती और धर्म की जीत होती तो शंकराचार्य जी लोग देख रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का उद्घाटन, इसी धर्म की बात आप करें, प्रधानमंत्री बड़ा अपने आप को कह रहा है, इस धर्म की बात आप, हम इसी धर्म की बात कर रहे हैं जो हो चुका है, उसी आधार पर ये नागरिकों ने विकल्प बनाया है और अब निश्चित ही धर्म की जीत होगी, शंकराचार्य की भी जीत होगी और सनातनी की भी जीत होगी। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कभी किस दृष्टि से आप प्रधानमंत्री नहीं, देश के बहुत सारे नागरिक जो उच्च पदों पर विराजमान है, वो अपने को एक अति पिछड़ा और पिछड़ा बताकर देश में जो एक समानता और समृद्धता स्थापित थी उसको बिगाड़ दिया है, देश को एक गतिरोध पैदा कर दिया है, देश में असमानता पैदा कर दी है, देश को एक गृह युद्ध के माने तक खड़ा कर दिया है। इसी लिए विकल्प की आवश्यकता है। हम प्रधानमंत्री जी का बयान पर आप चूंकि दोनों लोग बीजेपी पे, क्या प्रधानमंत्री जी अभी भी अधिक पिछड़े हैं? हमें तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी कभी भी पिछड़े नहीं थे, लेकिन उनके जो एक नाटकीयता है उनके अंदर, उन्हें कार्य बहुत अच्छा फिल्म स्टार होना चाहिए था। वो इसमें अगर वो परफॉर्मेंस ऐसी साधना नहीं करते, केवल उनकी बाथरूम में कैमरे ही लगते, बाकी हर जगह आप मीडिया कर्मी कैमरा लगाते हैं, आपको स्वयं अनुभव है कि प्रधानमंत्री एक महामानव जो होता है ना, एलियन, उससे ज्यादा एक नोटंकी बाजार। तो क्या उन्होंने लाया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये कहना था कि पिछड़े हमारे तरफ आ जाए, समझ पिछड़े अब हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं, सनातन चलेगा नहीं, इससे आप कहाँ देखिए राम को पकड़ के आई थी बीजेपी, हिंदू के काट के आई थी बीजेपी, अब सकपात यहूदी पकड़ के जाएगी, ये हमारे बिल्कुल लक्ष्य है और यही संकल्प है। पश्चिम बंगाल में जो की बात कही जा रही है, हर पार्टी जो है महिलाओं को लेकर के आगे आ रही है, 80% आरक्षण के बाद जो है बीजेपी अभी जो फेमस है, ये सोच रही है कि आरक्षण लेकर कैसे आएंगे, तो महिलाओं के लिए क्या जो है संविधान में है, कैसे काम करेंगे महिलाओं के लिए? हमारे यहाँ तो समान नागरिकता का विषय है,
और महिलाओं को भी अधिकार, समाज नागरिक है, अनेक अधिकार करना चाहता हूं। और माननीय अनिल मिश्रा जी से मेरी परसों वार्ता हुई, मैं रामपुर में मीटिंग में था और अनिल मिश्रा जी भी कार्यक्रम में थे, हमारी सहमति मिली, मैं तुरंत वहां से चला आया रामपुर से, और माननीय जी के हमारे जो है एजेंट पांडे जी के आदेश पर मैं यहाँ पे, और जो भी आप निर्णय लें, लेकिन सबकी सहमति, सबके विचार और एक नियम बना करके हम लोग चलेंगे। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इट्स कॉल्ड साइंस। मतलब अभी विज्ञान तो सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन विज्ञान की अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो किसी को पता नहीं होगा। हाँ, बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन हमें किसी भी सूक्ष्म वस्तु के मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हमें खिचड़ी बनानी है तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी, पानी चाहिए, कितने लोगों की चावल चाहिए, दाल चाहिए, ये सब तैयारी करके हम लोग चलेंगे, हम लोग को सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो मैं आप लोगों के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय दे करके, और हमारे अनिल मिश्रा जी को जो एक संकल्प है, उस संकल्प में आप लोग शामिल होकर के आपने उनका बल को आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में एक प्रश्न जरूर रखना चाहता हूं और अपने भाई लोगों से भी मैं वार्ता करना चाहता हूं कि ये आज राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, तो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का आखिर क्या रूपरेखा है, ये हमें आपको अवगत होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पार्टी और संगठन एक साथ मिलकर के साथ आपका वार्ता होना चाहिए, सबका महत्व क्या है उनको भी ये दर्शाना चाहिए। तो मैं देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही न नर भावत नाही। आज आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई सन 1857 में मंगल पांडे जी ने शुरू किया, और उन्हीं के पश्चिमों पे हमारे देश के सब चलते रहे, और 90 साल में देश की आजादी मिली। तो ऐसा हमें विकल्प तैयार करना है। हम माननीय अनिल मिश्रा जी और अपने चंद्रभूषण पांडे जी, अपने एजेंट पांडे जी, मैं सबका सम्मान करता हूं और सबसे मैं यही करता हूं। और दूसरी बात, अगर आपने कुछ ठान लिया है तो जाने की कोशिश मत करिए। मैं अभी देख रहा हूं काफी लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ये सिर्फ बातों से नहीं चल सकता है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के विषय में सभी संगठनों को लेकर के एक वार्ता होनी चाहिए, और पार्टी के जितने अध्यक्ष हैं और संगठन के जितने अध्यक्ष हैं जिनकी सहमति है, उनको एक संकल्प भी लेना चाहिए। असंभव कुछ नहीं है, बहुत जल्द ही विकल्प तैयार हो सकता है, लेकिन इसके लिए धीरज धर्म मित्र नारी आफतकाल परीक्षे चारी। तो ये ऐसा एक समय है कि हमें इसका परिचय दे। साहब और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे भाई, मैं ब्राह्मण समाज कल्याण योग का अभियान प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय अभियान प्रमुख। मैंने 26 साल सेना में अपना गंवाया है, और यहाँ आने के बाद देखा गंवाया ये सर वो जिस तरीके की सरकार है वो पूरा गंवा दिया है। यहाँ आने के बाद पता चला कि मैंने सेवा नहीं की है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का कार्यक्रम शुरू किया है, वो एक तरह से हमारी पूरी सेवा व्यर्थ गई है। मैंने तो इसमें जो भी सेना से होंगे पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मिले होंगे, मैं भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मिला हूं। मैं सेना में बम टेक्नीशियन था, कहीं उग्रवादी कोई आईडी लगाता था तो उसको निकालने जाता था, फैक्ट्री से कोई बम बन के आता था तो उसको चेक करता था, फिर जाकर वो स्टोर में रखा जाता था, फिर सेना को सप्लाई करवाते थे हम। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला, मैं 2021 में जब रिटायरमेंट हुआ तब पता चला कि मेरे बच्चों के भविष्य के साथ
क्योंकि सेना एक ऐसी संस्था है कि उसका एक दायरा है, उसी दायरे में हम एक कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं, सबको देखते हैं। बाहर आने के बाद पता चला कि भाई ये तो 2014 के बाद से बहुत खेला जा रहा है हमारे साथ, और वैसा खेला जा रहा है कि हमारे बच्चों का नंबर उठा करके किसी और बच्चे को दिया जाता है और कहा जाता है कि पेपर हार्ड था। भाई पेपर बनाने वाला मैं तो नहीं हूं ना, आप लोग हैं। सवाल पूछा जाता है कि ब्राह्मण और एक पंडित को टारगेट करके सवाल पूछा जाता है। समाज को गालियां दी जा रही हैं, सवर्णों को गालियां दी जा रही हैं और सरकार मजे से बैठ के देख रही है। लेकिन अगर किसी सवर्ण ने कुछ कहा हो न कहा हो, वकील साहब ने कुछ नहीं कहा था, मैंने इनका पूरा लिखा था, इस महानुभाव को भी जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। ऐसी सरकार के साथ अगर किसी ने साथ देने का अगर मन बनाया है तो कृपया अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का पूरा मन बना लिया है। अभी जैसे हमारे वकील साहब ने भी कहा और जज साहब ने कहा कि हमें, और हमारे भाइयों ने भी कहा कुछ लोग आकर के, कि हमें सभी के साथ चलना है। एकदम सही बात है, सभी के साथ चलना चाहिए। हमारे समाज का भी उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा, और सनातन धर्म में कोई जाति नहीं होती। सनातन धर्म में कोई जाति नहीं होती, बस 4 ही जातियां हैं और 4 ही वर्ण हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक और तामसिक। अब मैं उसमें दूसरे तरीके में नहीं जाऊंगा, कोई बाहर सुन रहा होगा तो बोलेगा कि इसने तो हमको SC ST बोल दिया, कहीं वो बाहर FIR करवाएगा, फिर हमारे वकील साहब लोगों का साथ लेना पड़ेगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि सात्विक, रासिक, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।